हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम एरिया देखने वाले हैं। एरिया समझेंगे, एरिया का मतलब क्या होता है और एरिया का जो रियल मतलब है ना, रियल मीनिंग है, वो आपको यहाँ पर समझ में आएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। एरिया एरिया को समझने से पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं मुझे लेंथ मेज़र करनी है। मेरे पास एक ये पेन है और मुझे इसकी लेंथ मेज़र करनी है, तो कैसे करें? तो आप थोड़ा पुराने ज़माने में जाओ, ठीक है, या फिर मान लो मेरे पास ये जो है एक रॉड है, ठीक है, लोहे की रॉड है, मेरे को इसकी लंबाई मेजर करनी है, तो मैं कैसे करूँ? तो सबसे पहले तो हमारे पास ना स्टैंडर्ड यूनिट्स होनी चाहिए कि आप मेजर किस में करोगे। अब आप पुराने ज़माने में जाओ और सोचो कि मुझे इस रॉड को मेजर करना है, तो कोई इंसान ऐसे मेजर करेगा हाथ करके, 1 2 3 4 5 5.5 बोलेगा, मेरे 5.5 ऐसे हाथ आ जाते हैं, तो ये रॉड का एक पैमाना हो गया नापने का। लेकिन मुझे ये बताओ कि हाथ सभी के सेम होते हैं, छोटे बड़े हो सकते हैं, तो रॉड की लेंथ कैसे मेजर करें फिर? तो कोई बोलेगा कि आप ना ऐसे बॉटल मान लो, ये छोटी छोटी बॉटल जो हैं ये स्टैंडर्ड साइज़ की, और ये मान लो कितनी बॉटल आ रही हैं, लेकिन ये बॉटल भी ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि सभी जगह अवेलेबल हो वो ज़रूरी तो नहीं। इसीलिए फिर यूनिट का आविष्कार हुआ। जो बड़े बड़े लोग थे, समझदार लोग थे, उन्होंने यूनिट्स लेकर आए। तो लेंथ को किस में मेजर करेंगे? लेंथ को मेजर कर सकते हैं मीटर में, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में, मिलीमीटर में, और भी यूनिट होती है, मैं यहाँ एक्सेट्रा लिख देता हूँ। ठीक है, तो मीटर मतलब इतना, सेंटीमीटर आपको पता है इतना सा होता है, और आपने 15 सेंटीमीटर की स्केल भी देखी होगी, ऐसे 15 सेंटीमीटर जो हम स्कूल में ले जाते हैं। तो ये स्टैंडर्ड साइज़ है। 1 सेंटीमीटर का मतलब इतना ही है, चाहे आप दुनिया में कहीं पे भी चले जाओ। ठीक है, 1 मीटर का मतलब इतना ही है, जिसमें 100 सेंटीमीटर होते हैं, आप दुनिया में कहीं पे भी चले जाओ। अब लेंथ को मेजर करना ना आसान हो गया जब हमने यूनिट्स बना दी कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होंगे, ठीक है, और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होंगे। और हमने अलग अलग यूनिट्स क्यों बनाई? ताकि अगर हमें देशों के बीच में दूरी निकालनी हो, सिटीज़ के बीच में दूरी निकालनी हो, तो हम किलोमीटर यूज़ कर लेंगे, और अगर मुझे घरों के बीच की लंबाई निकालनी तो फीट यूज़ कर लूँगा, या फिर मैं मीटर यूज़ कर लूँगा। और अगर मुझे मान लो इस बॉटल के डायमेंशंस देखने हो, लंबाई देखनी हो, तो मैं मीटर में करूँगा, तो वो बड़ी यूनिट हो जाएगी, तो इसके लिए फिर मैं सेंटीमीटर लेकर आया। ठीक है, और छोटा देखना हो तो मैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, तो माइक्रोमीटर है, सॉरी, है ना, माइक्रोमीटर, अपन माइक्रो वर्ड यूज़ करते हैं, 10⁻⁻⁻⁶ मिलीमीटर, माइक्रोमीटर। तो ये छोटी छोटी यूनिट्स हैं। और अगर गैलेक्सीज के बीच की डिस्टेंस मेजर करना हो तो उसके लिए हमारे पास लाइट ईयर है ना। यहाँ पर एक और चीज़ लिख लो, लाइट ईयर। लाइट ईयर का मतलब क्या होता है? बेसिकली लाइट की स्पीड आपको पता होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। तो लाइट 1 साल में जितना डिस्टेंस कवर करेगी उसको हम कहेंगे लाइट ईयर। यानी कि जो गैलेक्सीज के बीच की जो दूरी है काफ़ी ज़्यादा होती है, तो हम उसको लाइट ईयर में मेजर करते हैं। लाइट ईयर जो है डिस्टेंस की यूनिट है, याद रखना। ये सारी लेंथ या डिस्टेंस की यूनिट्स हैं। तो एरिया समझने से पहले हमने लेंथ को समझ लिया कि अगर मुझे किसी चीज़ की लंबाई, मेरी ही लंबाई मेजर करनी हो, तो हमारे पास यूनिट्स होनी चाहिए। कैसे मेजर करेंगे? तो हम क्या करेंगे, हमने सबसे पहले तो डिफ़ाइन कर दिए यूनिट्स, और हमने स्टैंडर्ड भी डिफ़ाइन कर दिया। अब मैं स्केल से कंपैरिजन कर लूँगा, मेरी लेंथ कितनी है वो चीज़ आ जाएगी समझ में। जो इंची टेप होता है ना, मेजरिंग टेप जिसको हम बोलते हैं, उससे मैं अपनी लेंथ मेजर करूँगा, देखूँगा कहाँ पर आ रहा है, कंपेयर करूँगा, और मैं बोलूँगा कि मेरी हाइट कितनी है, इतनी है, 162 सेंटीमीटर, 165, या किसी की 180 है, जितनी भी हो उतनी आप लगा सकते हो। इतनी चीज़ आई समझ में? चलो इसको मैं मिटा रहे हैं आप। अब हम बात करेंगे एरिया की। लेंथ के बाद एरिया। चलो ठीक है, मान लो आप ना प्लॉट खरीदने जा रहे हो मार्केट में, प्लॉट। अब प्लॉट इस शेप का है, ठीक है, और प्लॉट की जो ब्रेथ है वो मान लो आप 20 नहीं, मान लेते हैं हम, जो है ये 80 फीट का है, और जो लेंथ है ये मान लेते हैं 100 फीट की है।
आप प्लॉट देखने गए, आपने देख लिया बढ़िया प्लॉट है, घर आके बताओगे, कैसे बताओगे? आप बोलोगे कि 80 फीट 80 बाय 100 का है। यूजुअली लोग ऐसे ही बताते हैं, 100 बाय 80 ऐसे ही बताते हैं, 100 बाय 80। इसका मतलब ये है कि रेक्टेंगुलर शेप का प्लॉट है जिसमें ब्रेथ जो है 80 फीट है और लेंथ जो है वो है 100 फीट। तो ये तो हो गया हमारा लेंथ और ब्रेथ का हमने कॉम्बिनेशन करके बता दिया, तो सामने वाला विजुअलाइज कर लेगा कि हाँ रेक्टेंगुलर शेप है। लेकिन अगर प्लॉट ऐसे शेप का हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, ऐसे शेप का भी हो सकता है। अब कैसे बताओगे? अब तो समस्या आ गई। या मान लो प्लॉट कभी ऐसे शेप का हो, अब ये कौन सा शेप है? ये क्वाड्रिलेटरल है। ऐसे शेप का हो जाए तो कैसे बताओगे? तब क्या एंगल भी बताओगे और फिर ये लेंथ बताओगे और फिर ये लेंथ बताओगे? कैसे बताओगे? इस केस में तो लेंथ भी नहीं बता पाओगे, ना एंगल बता पाओगे। तो ये वाले केस में तो हमको शेप ही नहीं पता कैसा शेप है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए कि हम एक्सप्रेस कैसे कर पाएँ किसी भी जगह का 2D प्लेस का, यानी कि सरफेस का, किसी भी सरफेस का मेजरमेंट कैसे लें। लेंथ का तो मेजरमेंट लेना आ गया, सरफेस का मेजरमेंट कैसे लें? तो एक तरीका क्या हो सकता है कि हम क्या बोलें कि मान लो ये पेपर है, कोई भी चीज़ उसको रख रख कर देख लेते हैं। एक स्टैंडर्ड साइज़ का ये हमने पेपर ले लिया, मान लो एक रेक्टेंगुलर मैंने स्टैंडर्ड साइज़ का पेपर ले लिया। अब मैं रख रख के देख रहा हूँ किस में कितने सारे पेपर आ जा रहे हैं। जैसे एक काम करते हैं, इसको इतना सा रखते हैं, तो आप देखो ये कितने पेपर आ रहे हैं, ध्यान से देखना। 1 2 3, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आप देखोगे तो ऐसे 9 पेपर आ जाएंगे यहाँ पर। मान लो पेपर इतना सा ही है, तो मैं क्या बोलूँगा, इस पेपर को मान लूँगा 1 यूनिट, तो मैं बोल दूँगा ऐसे 9 यूनिट आ जाएंगे। अब आपको तो मेजर करना है ना, ये आपका टास्क क्या है, हमको एरिया मेजर करना है कि कैसे करें। तो किसी ने दिमाग चलाया कि यार अपन यहाँ पर एक स्टैंडर्ड साइज़ का पेपर बना देते हैं और इसको पूरी दुनिया में बांट देंगे तो सब इसी से मेजर कर लेंगे। तो यहाँ पर अभी लगभग कितना आ रहा है, ऐसे 9 पीस आ जाएंगे। तो मैंने लिख दिया 9 यूनिट इस रेक्टेंगल का एरिया है। उसी तरीके से मैं पेपर रख रख के यहाँ देख लूँगा। देखो कि तो रफली अगर मैं रख के देखता हूँ, तो लगभग मैं क्या बोल सकता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9.5 10, लगभग बोल सकता हूँ 9.7 करके कुछ यूनिट एरिया होगा। तो एक तरीका तो ये हो गया जिससे मैं पेपर से निकाल रहा हूँ। लेकिन क्या मुझे बताओ आप लोग, क्या ये स्टैंडर्ड साइज़ है? दुनिया में तुम ये पेपर काट के भेजोगे कि भैया सारे दुनिया वालों सुन लो, हम इससे एरिया मेजर करेंगे? ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो सब लोगों ने स्टैंडर्ड साइज सोचा, क्या सोच सकते हैं? तो सबको समझ में आया कि सबसे प्यारा जो शेप है ना वो है स्क्वायर। क्या है? स्क्वायर। मैं बताता हूँ आपको, इसको हम मिटा देते हैं। अब हमारे पास एक स्टैंडर्ड शेप लेकर आना है जिससे हम उसको रेप्लिकेट करके एरिया देख सकें। ठीक है, तो हम वही एग्जाम्पल लेंगे एक रेक्टेंगल का जिसकी लेंथ हम मान लेते हैं, इस बार कम मानेंगे, 4 और 6। ठीक है, अब हमने लिया स्क्वायर को स्टैंडर्ड साइज, क्योंकि स्क्वायर बहुत इजी है, इसमें खाली एक साइड डिफाइन करनी होती है। 1 सेंटीमीटर ले लो, 2 सेंटीमीटर ले लो। ठीक है, अब सबको समझ में आ जाएगा 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर, क्योंकि यूनिट तो हम पहले ही डिफाइन कर चुके हैं लेंथ की। तो अगर आप किसी को भी मार्केट में जाके या फिर वर्ल्ड में जाके बोलते हो कि 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो उसका शेप मतलब यही होगा। जबकि ये शेप तो स्टैंडर्ड नहीं था, ये शेप बहुत ईजी है समझना, और एक तरीके से ये बहुत ईजी भी है क्योंकि 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर मतलब सेम, कोई भी समझ जाएगा। तो अब सबने बोला कि स्क्वायर को ले लेते हैं। अब देखते हैं स्क्वायर कितने आ रहे हैं। मान लो 4 सेंटीमीटर की लेंथ है, ये मान लो 4 से 6 सेंटीमीटर की लेंथ है। ठीक है, तो अब 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4। अब हमारे पास कितने स्क्वायर हो गए, ध्यान से देखना।
ये हमने 4 सेंटीमीटर की ब्रेथ है, 6 सेंटीमीटर की लेंथ है। तो अब स्क्वायर्स काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, यानी कि कितने स्क्वायर आ रहे हैं इसके अंदर? 24 स्क्वायर आ रहे हैं एक एक सेंटीमीटर के। तो हम इसका एरिया क्या लिखेंगे? 24 स्क्वायर सेंटीमीटर। स्क्वायर सेंटीमीटर का क्या मतलब है? स्क्वायर मतलब स्क्वायर यानी शेप, सेंटीमीटर मतलब एक यूनिट, एक सेंटीमीटर के 24 स्क्वायर आ जाएंगे। ठीक है, तो मान लो ये अगर ये जो ब्रेथ है 4 सेंटीमीटर की है, तो इस पूरे रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा? 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 24 एक एक सेंटीमीटर के स्क्वायर इसके अंदर फिट हो जाएंगे। ये मतलब है इसका। आई समझ में? अब एक तरीका तो है स्क्वायर को काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेकिन आपको दिमाग में चमकना चाहिए कि हमें तो स्क्वायर्स ही काउंट करना है, तो हम एक एक करके क्यों करें, डायरेक्ट ही कर लेते हैं। अगर आप देखो 1 2 3 4, ये मान लो कॉलम है, ये मान लो रोज हैं। कितने कॉलम है? 1 2 3 4, और हर एक कॉलम में कितने आ रहे हैं? चलो इस रो को भूल जाओ, 1 2 3 4 5 6, हर एक कॉलम में 6 स्क्वायर आ रहे हैं। तो 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6, तो ऐसे कितने कॉलम हो जाएंगे? 1 2 3 4। कितने कॉलम है? C1 C2 C3 C4, मान लो 4 कॉलम है और हर एक कॉलम में आ रहे हैं 6, तो C1 C2 C3 C4। तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6, तो ये भी 24 हो रहा है। यानी कि हमको गिनने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 6 इंटू 4 यानी कि 24। इसीलिए रेक्टेंगल का जो एरिया आता है वो आता है लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि 6 सेंटीमीटर आपकी लेंथ है और 4 सेंटीमीटर आपकी ब्रेथ है, बी कर लेते हैं, स्मॉल बी। तो एरिया जो रेक्टेंगल के केस में आता है वो होता है L इंटू बी। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब एक चीज़ और हमें देखनी है, इसकी यूनिट देखनी है। तो यूनिट हम क्या लिखेंगे? स्क्वायर सेंटीमीटर। स्क्वायर मतलब ये स्क्वायर, और सेंटीमीटर क्या बता रहा है? 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर है। इसको या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि सेंटीमीटर यहाँ पर भी है, सेंटीमीटर यहाँ पर भी है, दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है, अब जाके सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। और अगर आप लेंथ जो लेते हो वो लेते हो मीटर में, तो यहाँ पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा, अपनी सहूलियत के हिसाब से। आई होप आपको एरिया का थोड़ा सा मतलब समझ में आया होगा, और ये भी आया होगा कि हम मल्टीप्लाई ही क्यों करते हैं, L इंटू बी ही क्यों करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें स्क्वायर्स काउंट करना है। एक एक करके करेंगे तो दिक्कत होगी, टाइम कंज्यूम होगा, तो डायरेक्ट ही कर दो 4 इंटू 6। देखो इजी तरीका है। अब नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। अब मान लो हम पहले वाले शेप्स की तरफ चलते हैं। मान लो ये मेरे पास कोई आड़ा टेढ़ा शेप है। अब हाँ, आड़ा टेढ़ा शेप है। अब मुझे को इसका ना एरिया कैलकुलेट करना है। क्या करना है? एरिया कैलकुलेट करना है। अब भैया मुझे इसका एरिया कैलकुलेट करना है, तो मैं कैसे करूँगा? अब मैं इसका अप्रॉक्स एरिया कैलकुलेट कर सकता हूँ, एग्जैक्ट तो मुश्किल है ना। मैं बताता हूँ कैसे। इसको ना ऐसे मैं एक पेपर लूँगा और उसमें ये ग्राफ पेपर टाइप आप समझ लो, ठीक है। इसको मैं लाइन खींच देता हूँ। अब आपको सिंपल कुछ नहीं करना है। मान लो कितने आ रहे हैं ये 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 सेंटीमीटर मान लो ये है। 1 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर मान लो ये है। ठीक है, मैंने एक अब आपको कुछ नहीं करना है, एक सेंटीमीटर के स्क्वायर काउंट कर लेना है। जो फुल है वो सबसे पहले फुल देख लो। तो ये फुल आ रहा है 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, तो इसका मतलब ये है इसका कर्व का एरिया, याद रखना हमें कर्व का एरिया निकालना है, और मैंने उसके ऊपर ग्राफ चिपका दिया ताकि मैं स्क्वायर्स काउंट कर सकूं। तो 11 सेंटीमीटर से तो ऊपर ही है। अब बाकी के कुछ बच रहे हैं, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं अप्रॉक्सीमेट एरिया कैलकुलेट कर सकता हूँ इसका, है ना। अब एक काम और कर सकते हो, अगर आप ये फर्दर स्क्वायर जो है इनको और छोटे डिवीजन कर दो तो आप पॉइंट में भी आंसर निकाल सकते हो। जैसे कि मैंने मान लो इस स्क्वायर के डिवीजन कर दिए, 5 डिवीजन कर दिए ऐसे, और 5 डिवीजन ऐसे कर दिए, यानी कि इस स्क्वायर में 25 और स्क्वायर आ रहा है, तो आप और अच्छे से पॉइंट में आंसर निकाल पाओगे। फिर उन छोटे स्क्वायर का आप फर्दर डिवीजन कर सकते हो, ठीक है। तो अभी तो मैं फर्दर डिवीजन नहीं कर रहा हूँ, जस्ट मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, रॉ कैलकुलेशन कर रहा हूँ। तो ये लगभग में 11 हो चुके थे अपने। तो एक चीज़ मुझे बताओ, क्या मैं इसको पूरा ले सकता हूँ? ये देखो, यहाँ पर ये जगह खाली है और ये जगह खाली है और ये वाली जगह खाली है, तो मैं इस वाली जगह को, है ना, इन दोनों को, ये वाली जगह को, ये वाली जगह है, इसमें मर्ज कर सकता हूँ और इसमें मर्ज कर सकता हूँ। तो मैं बोलूँगा 11, ये 12, ये 13, ठीक है। अब ये और ये लगभग आधा है, तो मैं इसको पूरा एक काउंट करूँगा, तो ये भी 14 और ये चीज़ हो गई है, ठीक है, 14। फिर अब मैं इसको और इसको फिर मैं 15 काउंट करूँगा, तो ये भी 15, ये भी 15 हो गए अपने स्क्वायर्स। अब यहाँ पर ये 16 और लगभग इन ये जो जगह बच रही है, तो मैं इसको इसमें अगर मिक्स कर देता हूँ तो ये 17 हो जाएगा, और लगभग ये 18 हो जाएगा, ठीक है। ये वाली चीज़ यहाँ लेकर आ जाएंगे तो ये 19 और फिर ये 20, ठीक है। ये थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट अपन कर लेंगे। तो लगभग अगर मैं बोलूँ तो 20 से ऊपर है, 20 से ऊपर है, 20.5 के आसपास। तो हम अगर लगभग बोलना है तो हम बोल सकते हैं 21 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। मैं फिर बता रहा हूँ, मैंने रफ कैलकुलेशन की है, आप चाहो तो एग्जैक्ट कर सकते हो, लगभग क्लोज जा सकते हो एकदम एग्जैक्ट के। आप अगर एक्चुअल ग्राफ पेपर लेते हो और वो ही ड्राइंग लेते हो, किसी भी तरीके का शेप हो आप निकाल सकते हो, ठीक है। सॉफ्टवेयर भी हैं आजकल, वो भी इसी तरीके से कैलकुलेट करते हैं, स्क्वायर फिट करके देखते हैं 1-1 सेंटीमीटर वाले कितने स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। तो 1-1 सेंटी, अब देख एक चीज़ हमें समझनी है, स्क्वायर शेप ही क्यों लिया है, इक्विलेटरल ट्राइंगल क्यों नहीं ले लिया और कुछ ट्राइंगल क्यों नहीं ले लिया दूसरा, वो भी ले सकते हैं। फिर आप बोलते हैं इतने ट्राइंगल आ रहा है, लेकिन स्टैंडर्ड शेप जो है ना स्क्वायर काफ़ी ईजी है समझना और रेप्लिकेट करना भी उसको, और वो छोटा होता है, यानी कि सिंपल शेप होता है, तो इसीलिए हमने स्क्वायर को चूज़ किया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एरिया में और कुछ नहीं करता, हम स्क्वायर्स काउंट करते हैं, 1-1 सेंटीमीटर वाले कितने स्क्वायर हो रहा है, वही उस किसी भी सरफेस का एरिया होता है। अब हम शेप्स का एरिया देखते हैं कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। अभी हमने रेक्टेंगल का एरिया आपको समझ में आया था। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, अगर मान लो रेक्टेंगल में लिखता हूँ, रेक्टेंगल मान लो ये L है, ये B है, यानी कि ब्रेथ है, तो एरिया क्या हो जाएगा L × B, होगा या नहीं होगा? होगा। इसका अभी आप याद रखना, इसके बेसिस पर हम सारे एरिया निकाल लेंगे। चलो अब अगर मैं रेक्टेंगल को ऐसे बीच में काट दूँ ऐसे, तो ये ट्राइंगल लग रहा है आपको, राइट एंगल ट्राइंगल, देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, और ये थी L, ये थी B, लेकिन ये आधा हो गया, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा बच्चे? इसका एरिया हो जाएगा ½ L × B, ठीक है। अब इस L को आप क्या लिख दो, बेस, और इस B को लिख दो हाइट, तो इसका एरिया हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा बेस × हाइट, ½ बेस × हाइट, ½ बेस × हाइट। समझ में आया? तो इस तरीके से ट्राइंगल का एरिया निकल रहा है। क्यों? क्योंकि आप देखो रेक्टेंगल का आधा ही जस्ट ट्राइंगल है। अब आप तो बोलोगे सर ये तो राइट एंगल ट्राइंगल था, तो ये तो ईजी था, बाकी के शेप्स का ट्राइंगल का क्या? तो वो भी सेम ही है। अगर आप ये वाला पॉइंट से एक पैरेलल लाइन खींचो जो कि बेस के पैरेलल होगी, और आप कोई सा भी ट्राइंगल खरीद लो, बना लो,
ये वाला या फिर ये वाला, तो इन सब का एरिया इसी के बराबर होगा, हाफ बेस इंटू हाइट। समझ में आया? तो हमने रेक्टेंगल का एरिया L इंटू बी यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ, और हमने ट्राइंगल का एरिया जो कि हाफ बेस इंटू हाइट निकाल लिया है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप याद रखना। ट्राइंगल के एरिया के बाद आते हैं पैरेललोग्राम के एरिया पे। हम यहाँ पर पैरेललोग्राम के लिए एरिया देख रहे हैं, तो पैरेललोग्राम ये होता है। पैरेललोग्राम की क्या होती हैं? ऑपोजिट साइड्स। पैरेललोग्राम की जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। ठीक है, तो ये मान लो आपकी बी है और ये है इसकी हाइट। हाइट मतलब परपेंडिकुलर। ठीक है, अब आपको करना कुछ नहीं है, ये वाला ट्राइंगल यहाँ से काटो। ठीक, ये वाला ट्राइंगल काट के ये वाला यहाँ रेप्लिकेट कर दो। ये मान लो h हाइट है, आपने यही वाला यहाँ चिपका दिया, तो अब ये और कुछ नहीं बन गया, ये आपका रेक्टेंगल ही बन गया। ठीक है, तो अब ये h था, ये आपका पूरा b था, तो यानी कि एरिया क्या हो जाएगा? b इंटू h, यानी कि बेस इंटू हाइट। तो इस केस में बेस इंटू हाइट है ना, हाफ बेस इंटू हाइट नहीं, याद रखो बेस इंटू हाइट, सिर्फ बेस इंटू हाइट। ये पैरेललोग्राम का एरिया है। पैरेलल मैंने लाइन बनाई है, ग्राम मतलब पैरेललोग्राम। ठीक है, तो ये है पैरेललोग्राम का एरिया। ठीक है, तो हमने रेक्टेंगल का एरिया सीख लिया है, पैरेललोग्राम का सीख लिया है, ट्राइंगल का एरिया सीख लिया है। अब हम देखते हैं सर्कल का एरिया। सर्कल का एरिया कैसे निकालें? ठीक है, तो सर्कल का एरिया निकालते हैं। सर्कल बनाते हैं सबसे पहले। तो अब ये मेरे पास सर्कल है जिसकी रेडियस r है। ठीक है, जिसकी रेडियस r है। अब आपको पता होना चाहिए, चलो मैं क्या कर रहा हूँ, इस सर्कल का एरिया निकालना है मुझे। तो सर्कल का एरिया कैसे निकालूंगा? मैं क्या करूँगा, इस सर्कल को डिवाइड कर लूँगा। ऐसे तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इस सर्कल का एरिया कैसे निकालूं, लेकिन मैं एक काम करता हूं, कोशिश करता हूं इसको डिवाइड करने की। सबसे पहले मैंने इसको 4 भागों में डिवाइड किया, फिर मैंने इसको ऐसे करके कितने भागों में डिवाइड कर लिए? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में। चलो अब मैं इसको 8 में कर लिया है डिवाइड। अब मैं इसको काट लेता हूँ। काटने के बाद मेरे को ऐसे 8 ये मिल जाएंगे, स्लाइस मिल जाएंगे, पिज़्ज़ा की तरह स्लाइस। इन सारे स्लाइसों को मैं जमा लूँगा ऐसे आड़े टेढ़े करके, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, ये 7 और ये 8। ठीक है, देखो कितने हो गए? 1, देखो काउंट कर लेते हैं अपन। रेडियस याद रखना r थी। 1 2 3 4 5 6 7 8 पिज़्ज़ा के स्लाइस थे। मान लो ये पिज़्ज़ा है, तो काउंट करें। 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो गया 8। इसका मतलब ये है हमने सर्कल का एरिया भी चेंज नहीं किया, जस्ट हमने काट के इधर लग दिया है। अगर हम इसका एरिया कैलकुलेट कर पाएँ, इसका मतलब हमने सर्कल का कर लिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये जो रेडियस है, ये रेडियस कुछ नहीं, यही वाली रेडियस है, ये r है, इसका मतलब ये भी r होगी। अब एक चीज़ और, ये कर्व वाली चीज़ देखो, ये कर्व दिख रही है, कर्व कर्व कर्व, तो कर्व तो पूरे आ गए। देखो यहाँ कितने कर्व हैं? टोटल 8 कर्व है। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि यहाँ के पूरे 8 जो कर्व वाले हैं वो नीचे और ऊपर बराबर हिस्सों में बढ़ गए। कर्व मतलब कुछ नहीं होता, ये पूरा पैरामीटर जो सर्कल का होता है वो होता है सरकमफ्रेंस। जो पूरा पैरामीटर होता है सर्कल का, यानी कि जो बाहर की लेंथ होती है पूरे बाउंड्री, उसको हम बोलते हैं सरकमफ्रेंस। तो वो कितना होता है? सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज 2 पाई r। अब ये जो 2 पाई r है ना, आधा इधर है आधा इधर है, इसका मतलब 2 पाई r को आपको आधा आधा करना पड़ेगा। तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं डिवाइडेड बाय 2। तो यानी कि डिवाइडेड बाय 2 करके कितना आ जाएगा? यहाँ पर हम डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो सिर्फ पाई r आएगा, यानी पाई r। इसका मतलब ये पूरी लेंथ कितनी हो गई? पाई r। और ये पूरी लेंथ कितनी हो गई? पाई r। ठीक है,
अब आप मेरे को ये बोलोगे सर ये रेक्टेंगल जैसा कुछ कुछ दिख रहा है, हाँ या ना। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस एक काम करो, अभी हमने 8 डिवीजन करे थे ना, आप इसके 400 डिवीजन कर लो। तो आप जब इसको डिवीजन करते जाओगे तब आपको एकदम एग्जैक्ट रेक्टेंगल मिल जाएगा। जितने ज़्यादा डिवीजन करोगे उतना अच्छा रेक्टेंगल तुम्हारा बनेगा। और रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि ब्रेथ इंटू लेंथ, यही होता है। अपोजिट साइड देख लो, इक्वल है, ये भी इक्वल है। अभी आपको रेक्टेंगल जैसा दिख नहीं रहा होगा, लेकिन अगर आप डिवीजन ज़्यादा कर दोगे ना तो वो रेक्टेंगल जैसा ही दिखेगा। तो एरिया क्या हो जाएगा? सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा? सर्कल का एरिया हो जाएगा r इंटू पाई आर, पाई आर इंटू आर, जिसको हम बोलते हैं पाई आर स्क्वायर। तो ये है सर्कल का एरिया। तो बच्चों आज हमने कितने एरिया सीख लिए? रेक्टेंगल का कैसे निकालते हैं, ट्राइंगल का कैसे निकालते हैं, पैरेललोग्राम का कैसे निकालते हैं, और ये जो हमारा सर्कल है इसका कैसे निकालते हैं।